हो गया उधर। छः छः है क्या है ये? चलो कोई। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। जिन बच्चों को आईडी कार्ड्स नहीं मिले हैं वो आज ही ग्राउंड फ्लोर जहां से आपको किट मिला था वहां से कलेक्ट कर लें आईडी कार्ड्स। मंडे को आपका आईडी कार्ड चेक होकर ही क्लास में बिठाया जाएगा। दिलाएंगे। कोई चीज मत रखो जिससे दंगे होते हैं। आ जाओ। तो चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में पैरासिटिज्म पढ़ लिया था और लास्ट में आपसे ये कह दिया था कि फीमेल मॉस्किटो नॉट अ पैरासाइट। क्यों हमने समझ लिया था। ह्यूमन फीटस की बात भी हमने कर ली थी। उसके बाद बेटा हमने 4 अडेप्टेशन पैरासाइट के आपको बताए थे जो आज भी उनको एक अच्छा पैरासाइट बनाए रखने में हेल्प कर रहे हैं, जिसमें लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ बुक एंड शकर्स, साथ के साथ में लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ये बातें हुई। उसके बाद फिर बेटा हमने आगे यहाँ आपसे ये कहा कि पैरासाइट्स की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सिंपल और लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स, और पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को कॉम्प्लेक्स करने के लिए अपनी लाइफ में एक या एक से ज्यादा होस्ट भी यूज करते हैं। जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक अपनी लाइफ में 3 होस्ट यूज कर रहा है, और जो 3 होस्ट हैं उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट टर्म यूज हो रही है। प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी स्नेल और फिश दोनों है, और उन्होंने सेकेंडरी होस्ट का सहारा लेकर अपनी पैरासिटाइजेशन को प्राइमरी होस्ट में और बढ़ाया है। इसी तरह से मलेरियल पैरासाइट के लिए भी आपने देखा कि वहां भी मलेरियल पैरासाइट में फीमेल मॉस्किटो और ह्यूमन कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी डिजीज में सर आपको बता देंगे। आगे आज चर्चा और बढ़ाते हैं। आपने पता 2 3 5 2 3 6 पढ़ लिया क्या? एक प्लांट का नाम आर्सिथोबियम, ये आपको एंजियोस्पर्म में सर बता देंगे, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में। हम यहाँ नहीं बताते, आगे बढ़ते हैं, प्रेडेशन पे चलते हैं। हाँ बेटा, ईएल पे बेटा आज आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबल, और अगर आज आपका शायद 4th लेक्चर नहीं है मुझे, तो फिर मंडे को जल्दी ही मिल जाएगी। तो प्रेडेशन पे चर्चा चल रही है। बस अब आराम से बात समझते चलिएगा। प्रेडेशन, जैसे ही नाम प्रेडेशन आ रहा है सब बच्चों के मन में क्लियर हो जाना चाहिए। पकड़ो मारो खाओ। कैच किल एंड ईट।
यही प्रेडेशन है, समझ जाओ। प्रेडेशन ईटिंग बाई हंटिंग है, शिकार करके खाना प्रेडेशन है, मरे हुए को खाना नहीं। शिकार करके खाना प्रेडेशन होगा, मरे हुए को खाना नहीं। आप सब बच्चे जानते हैं कि मार के खाना प्रेडेशन है, मरे हुए को खाना स्कैवेंजिंग है। अरे मार के खाना प्रेडेशन, मरे हुए को खाना, और धीरे धीरे खाना पैरासिटिज्म। क्योंकि पैरासाइट अपने होस्ट को धीरे धीरे ही कंज्यूम करता है, वो आते ही उसे एकदम नहीं मार देता है। तो बेटा ये तीनों शब्दों में आपको डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए। मार के खाना प्रेडेशन, मरे हुए को खाना धीरे धीरे खाना गजब। जब ऐसी बातें आती है तो आपके मन में तुरंत आ जाता है कि जैसे एक हिरण को टाइगर खा रहा है। अरे जो खाता है वो प्रीडेटर कहलाता है, और जिसे खाता है उसे प्रे कहते हैं, है ना बेटा। यहाँ पर याद रखो आप, जो खाता है उससे प्रीडेटर कहेंगे और जिसको खाता है उससे प्रे कहेंगे। इस रिलेशन में प्रीडेटर अपने प्रे से जनरली बड़ा होता है। इस रिलेशन में प्रीडेटर अपने प्रे से जनरली बड़ा होता है। आज माइक थोड़ा बेटा, इस रिलेशन में प्रीडेटर अपने प्रे से बड़ा होता है जनरली, नॉट ऑलवेज। क्योंकि कुछ बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे छोटे छोटे मिलकर एक बड़े को निपटा देते हैं। अगर ऐसा है तो समझ जाओ बेटा, यहाँ पर प्रीडेटर अपने प्रे से जनरली बड़ा है, लेकिन पैरासाइट अपने होस्ट से हमेशा छोटा है। जब एक काऊ ग्रेजिंग कर रही है तो पत्तियां तोड़ के खाती है, ये आप देख सकते हैं, ये रही लीफ। और काऊ ग्रेजिंग करेगी तो ऐसे पत्तियां तोड़ के खा जाएगी। इस तरह की ग्रेजिंग को आप यहाँ माइल्ड ग्रेजिंग के नाम से पुकारते हैं। कौन सी ग्रेजिंग? माइल्ड ग्रेजिंग प्रीडेशन नहीं है, माइल्ड ग्रेजिंग प्रीडेशन नहीं है, क्योंकि केवल पत्तियां तोड़ के खाना प्रीडेशन, पूरे प्लांट को खाना प्रीडेशन होता है। केवल पत्तियां तोड़ के खाना प्रेडेशन नहीं होगा। तो बच्चों एक बात याद रखो, अगर आपसे कहा जाए कि काऊ ग्रेजिंग कर रही है तो वो प्रेडेशन है ना। काऊ ग्रेजिंग कर रही है तो वो प्रेडेशन है, लेकिन अगर उसे कहना ही है, लिख के देगा माइल्ड ग्रेजिंग, फिर हम मना कर देंगे कि ये प्रेडेशन नहीं है। अरे माइल्ड ग्रेजिंग तो प्रोटो कॉपरेशन है, ये तो फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है। क्योंकि काऊ ने इसे खाया तो काऊ को फूड मिला, और साथ के साथ इसकी एपिकल बड भी तो तोड़ दी, और जब एपिकल बड हटा देते हैं तो ग्रास फैल फैल के ग्रो करती है, लेटरल ग्रोथ बढ़ जाती है। आप गार्डन में यही तो करते हो, एपिकल बड को हटा देते हो, तभी तो ग्रास वहां पर फैल के ग्रो कर रही है। तो माइल्ड ग्रेजिंग एक तरह से फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है बेटा, लेकिन याद रखना आप यहाँ पर केवल ग्रेजिंग लिख दिया तो फिर वो प्रेडेशन हो जाएगा। तो काऊ ग्रेजिंग कर रही है, प्रेडेशन है कि नहीं है? क्योंकि हमें क्या पता, जब काऊ ग्रेजिंग करती है तो कुछ ग्रास पूरी भी तो उखड़ के आ जाती है। लेकिन आपको अगर स्पेशल लिख दिया जाए कि माइल्ड ग्रेजिंग हो रही है, फिर प्रेडेशन। ठीक। पहले ऐसा माना जाता था कि एनिमल एनिमल को मार के खाएगा तो प्रेडेशन होगा,
लेकिन आजकल ये कंसेप्ट रिवाइज हो चुका है। आज तो सीधा कहा जाता है कि सिर्फ एनिमल को खाना ही प्रेडेशन नहीं, लिविंग को खाना प्रेडेशन है, चाहे वो लिविंग प्लांट ही क्यों ना हो। अरे आज की तारीख में हर्बी और भी किसी प्रेडेटर से कम नहीं है, क्योंकि जब एक स्पैरो सीड खाती है, जब एक स्पैरो सीड खाती है, तो उस केस में याद रखेंगे आप, स्पैरो ने सीड खाया है तो ये भी किसी प्रीडेटर से कम नहीं है। जब ये सीड खाती है तो एम्ब्रियो खाती है, अरे कहो पूरी एक जिंदगी खा गई। और जब एक पूरी लाइफ को खा जाएगी तो क्या ये प्रीडेटर से कम होगी? समझ जाओ, आजकल हर्बीओर भी किसी प्रीडेटर से कम नहीं है। और ऐसे प्रीडेटर को आप हर्बीओर प्रीडेटर के नाम से पुकारते हैं। कौन से प्रीडेटर? और जो एनिमल को खाते हैं वो कार्निवोर प्रीडेटर कहलाते हैं। बेटा ये बेटा सब हर चीज की टाइमिंग होती है, तुम बिना टाइमिंग के मत क्या करो इसे। तो यहाँ पर कार्नियोर प्रीडेटर जो एनिमल को खाएगा, और जो यहाँ किसी प्लांट को या सीड को खाएगा उसे आप हर्बियोर प्रीडेटर के नाम से पुकारेंगे। सही है? अब तक जितनी भी बातें प्रिडेशन से रिलेटेड हुई, हमें ऐसा लग रहा है कि आओ खाओ नुकसान ही नुकसान, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिडेशन तो बहुत काम की चीज है। अरे इकोसिस्टम में इससे बहुत फायदे होते हैं। तो जब चर्चा हो ही रही है तो आओ एक एक करके हम देखते हैं कि प्रिडेशन से क्या क्या फायदे हो रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिडेशन। और लड्डू पत्ता तुरंत बेटा तुरंत। क्या दे रखा है? ऑल करो बेटा, बोलो क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे हो गए प्रेडेशन के कारण। एक कारण ये भी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेडेशन, और उसमें फर्स्ट एनर्जी फ्लो। हटा दे बेटा, हो गया। सिग्निफिकेंस और फर्स्ट आ रहा है एनर्जी फ्लो। जब इकोसिस्टम की फूड चेन में प्रिडेशन होता है तभी तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फूड चेन यहाँ पर है, ग्रास, रैबिट, यही है बेटा। बच्चे घातक हो रहे हैं, बच्चियां हो रही। अच्छा ठीक है ठीक है, चाहे जो भी हो हम तो बच्चे ही कहेंगे ना बेटा। तो यहाँ पर अब चूंकि इधर से जब रैबिट घास खाता है तो क्या प्रेडेशन होता है? तो क्या ग्रास की एनर्जी रैबिट के पास जाती है? क्या भेड़िया जब रैबिट को खाता है तो भी प्रेडेशन होता है? क्या इस रैबिट की एनर्जी भेड़िए तक जाती है? क्या यहाँ पर लाइन इस भेड़िए को खाता है तब भी प्रेडेशन होता है? क्या यहाँ की एनर्जी यहाँ पर जाती है? ओ हो, कहो बेटा कहो। ग्रास की एनर्जी लाइन तक आई प्रेडेशन की वजह से, क्योंकि हर स्टेप में प्रेडेशन हो रहा है तभी तो एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रही है। तभी तो आपके एनसीईआरटी कह रही है कि प्रीडेटर्स एक्ट एज अ कंड्यूट।
predators act as a conduit for energy transfer. Predators act as a conduit for energy transfer across trophic level. अरे इकोसिस्टम की फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल के बीच एनर्जी ट्रांसफर के लिए प्रीडेटर कंड्यूट का काम करते हैं. कंड्यूट बोले तो सोर्स, चैनल, रास्ता, जरिया, तरीका, जगह नहीं है बेटा. ये एक तरह का सोर्स, एक तरह का रास्ता बनते हैं और एनर्जी ट्रांसफर के लिए अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल एक नया शब्द आया है. किसे कहते हैं बेटा ट्रॉफिक लेवल? अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा. मतलब कहना बहुत कुछ है, बस कहूं कैसे. हाँ, बहुत बढ़िया. ट्रॉफिक लेवल, चुप हो जाओ. यहां पर किसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल? ध्यान से सुनेंगे आप. हर एक फूड चेन में, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक पोजीशन होता है. वही पोजीशन उसका क्या कहलाता है? बात खत्म नहीं हुई, आगे चल रही है, ध्यान से. ट्रॉफिक लेवल ये देख के नहीं बनता कि वो कौन है, ये देख के बनता है कि उसने किया क्या है. अरे, ट्रॉफिक लेवल ये देख के नहीं बनता कि वो कौन है, ये देख के बनता है कि उसने किया क्या है. उसे फोटोसिंथेसिस आता है, वो फोटोसिंथेसिस करना जानता है, ऑटोट्रॉफ है, तो वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, T1. अरे वो प्लांट को खाना जानता है, वो हर्बिवोर है, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल T. बहुत बढ़िया बेटा. यहाँ वो हर्बिवोर को खा जाता है तो वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है T. बेटा यहाँ वो T3 को खा जाता है तो T. बहुत बढ़िया. तो ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स फंक्शनल लेवल, नॉट ए स्पीसीज. स्टेटमेंट आ रहा है, सही और गलत का फैसला आपके हाथ. ग्रास T1 होती है, ग्रास ही T1 है. ट्री, ग्रास ही T1 नहीं चलेगा. अरे ट्री भी T1, फाइटोप्लैंक्टन भी T1, श्रब भी T1, वो T1 जो ऑटोट्रॉफ. नहीं समझ पा रहे के बारे. रैबिट T2 होता है. हाँ, रैबिट T2 होता है, रैबिट ही T2 है. काऊ भी T2, डियर भी T2, वो T2, जो हर्बिवोर. समझ पा रहे हैं कि बेटा? तो यहाँ पर केवल रैबिट ही हमेशा T2 हो जरूरी. तो कहो बेटा, कहो कि ट्रॉफिक लेवल स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन है. फंक्शनल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन. स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन ही उसका ट्रॉफिक लेवल है. ये वर्क फंक्शन की बेसिस पे बनता है, स्पीसीज की बेसिस पे नहीं. अब आराम से पढ़ लो. प्रेडेटर एक्ट एज अ कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल के बीच में ये एनर्जी ट्रांसफर के लिए एक सोर्स बनते हैं, एक चैनल बनते हैं, एक रास्ता बनते हैं बेटा. तभी तो एनर्जी आगे की तरफ जा रही है. एनसीईआरटी की समझदारी देख सकते हैं आप. एनसीईआरटी ने फूड चेन लिखकर एनर्जी फ्लो नहीं समझाया,
एनसीईआरटी ने ट्रॉफिक लेवल लिख के एनर्जी फ्लो समझाया है, केवल फूड चेन लिख के एनर्जी फ्लो समझाती तो हमें ऐसा लगता कि T1 से ग्रास से ही एनर्जी आगे की तरफ जाती है। लेकिन अब हमें क्लियर है कि हर T1 से एनर्जी आगे की तरफ जाती है, वो T1 हमेशा ग्रास हो जरूरी। ठीक बात। तो पहला सिग्निफिकेंस एनर्जी फ्लो सब बच्चों को क्लियर है। सेकंड सिग्निफिकेंस की तरफ चल रहे हैं, पत्ता पलटा जा रहा है। पीछे तक दिख पा रहा है बच्चों को? बहुत बढ़िया। सेकंड सिग्निफिकेंस, मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस। प्रीडेटर्स इकोसिस्टम का बैलेंस बना के रखते हैं। कैसे? ऐसे कैसे बेटा? आओ देखते हैं। इधर चलते हैं एक ग्रासलैंड में। ये रहा ग्रासलैंड और यहाँ पर ग्रास को खाने के लिए हर्बिवोर है और उन्हें खाने के लिए ये रहा लाइन। आप तो जानते हो ना बेटा, ये जब होता है तो सबको खा पी कर बैलेंस रखता है। जब ये कम रहेंगे तो ये प्लांट कम खाएंगे, प्लांट बचे रहेंगे तो ये भी बचेंगे और ये भी बचेगा। काम करो बेटा, ले जाओ इसे कहीं, क्योंकि उसका असली इंपॉर्टेंस तभी पता लगता है जब वो चला जाता है। जब हमने इसको यहाँ से हटाया तो क्या हर्बिवोर के नंबर बढ़ जाएंगे? क्या वो पूरी ग्रास खा जाएंगे? अरे ग्रास तो गई जो गई, हर्बिवोर भी मर जाएंगे। क्या इकोसिस्टम का बैलेंस गड़बड़ हो रहा है? तो कहो बेटा, इसका रोल समझ में आ रहा है आप कि predators maintain ecosystem balance by keeping prey population under control। अरे वो अपने प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखकर इकोसिस्टम का बैलेंस बना के रखते हैं। बाय कीपिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ऐसा करके वो इकोसिस्टम का बैलेंस बना के रखते हैं। वैसे तो सिंपल एग्जांपल से मैंने आप बच्चों को समझा दिया, लेकिन आपके एनसीईआरटी तो इंटरनेशनल एग्जांपल देती है। और इसके लिए आज आप बच्चों को तुरंत लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। 1920s की बात है, अभी 100 ही साल निकले हैं बेटा। वहां गलती से एक नया प्लांट इंट्रोड्यूस हो गया जिसका नाम था प्रिकली पियर कैक्टस। कौन सा कैक्टस? जिसे आप बोलचाल में नागफनी कहते हैं, शायद सुना हो आपने। तो प्रिकली पियर कैक्टस वहां बाई मिस्टेक पहुंच गया, गलती से पहुंचा। आप कहें सर गलती से पहुंचा? ऐसे कैसे गलती? क्या आप सब बच्चे प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब जानते हैं? क्या होता है? बहुत बढ़िया बेटा, मैं समझाता हूं। जैसे फिलीपींस वालों ने नई राइस क्रॉप तैयार की है, वहां हाइब्रिड राइस बनाया जिसका यील्ड बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि इंडिया में भी वो लगाएं, तो हमने वहां ऑर्डर भिजवा दिया कि भाई भिजवाओ सीड। तो पहली बार अगर एक नया प्लांट इंडिया में ग्रो करेगा तो उसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहेंगे। पहले ये इलीगल होता था, कोई भी जाकर सीड उठा के ले आता था, तो उसके साथ अनवांटेड सीड्स भी आ जाते थे। जैसे हमारे इंडिया में पार्थेनियम ग्रास आ गए, ये कैरेट ग्रास, ये बेटा बाय मिस्टेक यहाँ पर पहुंच गई, अनवांटेड सीड्स यहाँ पर आ गए और वो अब भारी वीड बन चुके हैं जो यहाँ ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह से वहां भी ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस पहुंचा, और जब कोई प्लांट पहली बार बाहर से आया है तो बताओ उस एरिया में क्या उसको खाने वाला कोई प्रीडेटर होगा? हाँ, नेचुरल प्रीडेटर एब्सेंट है इसका। और जब उसका प्रीडेटर नहीं है
तो उस केस में उसकी ग्रोथ कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा, बहुत ज्यादा भयंकर ग्रोथ की प्रिकली पियर कैक्टस ने। और यहां पर एनसीईआरटी लिख रही है, इट कॉज हैवॉक, तबाही, इन मिलियंस ऑफ हेक्टर रेंजलैंड। ठंड रखो बेटा, ठंड रखो। रेंजलैंड का मतलब ग्रासलैंड से होता है बच्चों। इन्होंने ग्रासलैंड में फैलकर तबाही इस तरह से मचाई कि यहाँ पर जब ये फैलेगा तो वहां के जो नेटिव प्लांट है वो सप्रेस होंगे। जब ये ज्यादा ग्रो करेगा तो नेटिव सप्रेस होगा। अरे वहां के हर्बीओर तो नेटिव को ही खाते थे ना। हर्बीओर का खाना कम होने लग गया और धीरे धीरे हर्बीओर्स का मरना शुरू हो गया। इकोसिस्टम का बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। ऐसे समय में वहां पर बेटा ऑस्ट्रेलियंस को चिंता हुई और उन्होंने वहां एक कैक्टोफैगस मॉथ को लाके छोड़ा। कैक्टोफैगस का मतलब कैक्टस को खाने वाला, मॉथ इंसेक्ट है। इसको लाके छोड़ा और इसने खा पी के इसे कंट्रोल किया। इस एग्जाम्पल से आपके एनसीईआरटी बस इतना ही समझाना चाहती है कि प्रीडेटर है तो बैलेंस है, प्रीडेटर नहीं तो बैलेंस भी नहीं होगा। लेकिन आप बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि मौत भी तो पहली बार आया है, क्या उसको खाने के लिए भी किसी और को लाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है किसी को लाने की, अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। और अपने आप ये कैसे कंट्रोल होगा, ये ग्राफ आपको समझाएगा। तो यहाँ पेज पलट के पहले मैं ग्राफ पे चलता हूँ, फिर वापस इस पेज पे आ जाऊंगा, चिंता मत करो बेटा। चलते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये ग्राफ, बन जाओ ग्राफ, बन पा रहे हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बेटा आज हम ये ग्राफ टाइम के साथ पॉपुलेशन का प्लॉट कर रहे हैं। और ये रहा यहाँ, ये रहा यहाँ, ये जो ग्रीन 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 है ना, वो कैक्टस है। और जो ये पिंक 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 है, ये मॉथ है। ठीक बात है। शुरुआत में ये ग्राफ मैं समझाऊंगा आपको अभी शुरू से आखिर तक, लेकिन पहले आप बच्चों को क्लियर कर देता हूं, ये ग्राफ बायोलॉजी का है, रफली प्लॉटेड है बेटा। कोई भी बालक या बालिका मुझसे एक एक मिनट का हिसाब ना मांगे। समझ पा रहे हैं आप? शुरुआत में आप देख पा रहे हैं कि कैक्टस ज्यादा है और मौत, अब मौत कैक्टस को खा रहा है, तो क्या कैक्टस कम हो रहा है? मौत बढ़ रहा है। बच्चों इस सिचुएशन पे विचार करो, जब मौत यहां पहुंच गया और कैक्टस यहां है, मरेगा, मरेगा, क्योंकि उसका खाना कम हो गया। तो क्या आपस में लड़ लड़ के मर जाएगा? तो इस तरह से यहाँ पर अब मौत वापस कम और कैक्टस वापस। क्या अल्टीमेटिक बैलेंस क्रिएट हो रहा कि नहीं हो रहा है? अल्टीमेटिक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो बच्चों इस बात से एक चीज और समझ में आ गई, प्रीडेटर का नंबर उसके अवेलेबल फूड पे डिपेंड करता है। नहीं पहुंच पा रहा क्या? प्रीडेटर का नंबर उसके अवेलेबल फूड पे डिपेंड करता है। अगर अवेलेबल फूड ज्यादा तो प्रीडेटर का नंबर भी, अवेलेबल फूड कम तो प्रीडेटर का नंबर भी। एक फूड चेन आपके सामने यहाँ पर ये रही, ग्रास, रैबिट, वुल्फ, लायन, ये रहा टिक वन, टिक टिक टिक। ऐसा ही बेटा, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 1,00,000 ग्रास यहाँ है, उसके ऊपर यहाँ पर 100 रैबिट एंड वुल्फ 1 लॉइन फीड कर रहे हैं। देखते हैं मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कितने बच्चों तक पहुंच पा रहा है। इस ग्रासलैंड में 100 रैबिट रहते हैं, रह सकते हैं, रह पा रहे हैं, क्योंकि ग्रास 1,00,000 है।
इसका मतलब रैबिट का नंबर किस पे डिपेंड करेगा? और कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि सर पीछे भेड़िया भी तो है, भेड़िया भी तो खा के उसे कम करता है, इसका मतलब कि रैबिट, अभी बात रैबिट की हो रही है बेटा, जब भेड़िए की करेंगे ना तब लाइन पे पहुंचना, डायरेक्ट नहीं जाते उधर बेटा। तो यहाँ शॉर्टकट मत लिया कर बेटा, दिक्कत रहती है। यहाँ पर याद रखेंगे, फिर आप कहें कि सर हमारे लिए तो रैबिट का नंबर तो भेड़िए पे भी डिपेंड करना चाहिए। चलो मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि रैबिट का नंबर भेड़िए पे डिपेंड करना चाहिए। फिर जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ पर अगर रैबिट का नंबर भेड़िए पे डिपेंड करता है तो लाइन का नंबर किस पे डिपेंड करता है? पीछे तो कोई है ही नहीं, पीछे तो कोई है ही नहीं, लाइन के आगे कहाँ है? उधर कोई भी नहीं है। अगर ऐसा है तो उस केस में आपको तो ये कहना पड़ेगा कि लाइन का नंबर तो भेड़िए पे डिपेंड करता है, इसका मतलब प्रीवियस आ गए, तो यहाँ भी तो प्रीवियस ही रहो। मेरी बात पहुंच नहीं पा रही है क्या? फिर आप कहेंगे कि ठीक है सर मान लिया, लेकिन फिर भेड़िया कर क्या रहा है? उसका भी तो कोई रोल होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए एक बार में। ग्रासलैंड में 100 रैबिट रहते हैं, रह रहे हैं, रह पा रहे हैं, क्योंकि ग्रास 1 लाख है। अरे ये 100 रैबिट बढ़कर एकदम 200 ना हो जाए, उसे रोकने का काम भेड़िए का है। नंबर तो ग्रास पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम बैलेंस प्रीडेटर पे डिपेंड करेगा। ये कंसेप्ट क्लियर आया कि नहीं आया? फूड चेन में कंट्रोल करना किसका काम है? प्रीडेटर का काम है। फिर आप कहें कि सर ऐसे तो लॉइन के आगे कोई है ही नहीं, उधर आगे कहोगे पीछे कहोगे, इधर क्या कहोगे? आगे। अच्छा, लॉइन के आगे कोई है ही नहीं, उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या लॉइन को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी? अरे उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सबसे कम। बात समझ पा रहे कि नहीं बेटा? तो उसको इस तरह से कंट्रोल करने की जरूरत। तो 2 स्टेटमेंट बच्चों हम यहाँ लिखेंगे, इस फूड चेन के नीचे लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट होगा कि एट एनी ट्रॉफिक लेवल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, या अवेलेबल फूड कह दीजिए। एक बात और आपके मन में आ सकती है कि ग्रास के आगे कोई है नहीं, इसका नंबर किस पे डिपेंड करेगा? समझिए, कैसे नहीं है? लाइट है, मिनरल है, वाटर है, सब नॉन लिविंग है, इसलिए ट्रॉफिक लेवल नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल देना भाई। चलिए तो फिर वो पहले वाला पत्ता नोट कर लिया था क्या? क्षति कुत्ता। अगले पत्ते पे जा रहे हैं। ग्राफ और भी प्लॉट करूंगा मैं, और उन्हें देखकर आप बच्चों को बताना है कि कौन से रिलेशन को बता रहे हैं। जल्दी नोट करो बेटा, कहां तक पहुंच गए आप? इट कॉज हैवॉक। अच्छा, रेंजलैंड का मतलब ग्रासलैंड से ही होता है।
ग्राफ के नीचे पहला स्टेटमेंट लिख रहे हैं आप, ग्राफ के नीचे फर्स्ट स्टेटमेंट, एट एनी ट्रॉफिक लेवल at any trophic level, number of organisms depend on डैश लगा दीजिए और लिखिए अवेलेबल फूड, अवेलेबल फूड, स्लैश लगाइए और आगे लिखो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, स्लैश करके लिखिएगा अवेलेबल फूड के बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, long term stability of an ecosystem slash food chain, long term stability of an ecosystem slash food chain depend on, तो डैश लगा के लिखिएगा प्रीडेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और उनके डायरेक्ट आंसर आपके सामने। अगर आपको नंबर पूछा जाता है फूड चेन में तो आप अवेलेबल फूड आंसर करेंगे, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात होती है तो प्रेडेशन की बात करेंगे, क्योंकि प्रेडेटर को हटा देंगे तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर रैबिट इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो सारी ग्रास खा के उसे खत्म कर देगा और खुद भी मर जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और अब ग्राफ और भी आ रहे हैं, ग्राफ देखकर आप बच्चे मुझे बताइएगा। ग्राफ और भी आएंगे, यहां जब मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो उसका मीनिंग 0 है, और जब ऐसी लाइन बनाऊंगा तो उसका मतलब पॉजिटिव है। ये ए है, ये बी है, ये पॉजिटिव 0 है, तो रिलेशन क्या है? पक्की बात है। चलिए यहाँ पर अब आप मुझे बताइए बेटा कि ये रिलेशन यहाँ पर क्या बन रहा है, ए और बी। पॉजिटिव पॉजिटिव कह दूं क्या? ए ज्यादा तो बी भी, ए कम तो बी भी। ये तभी पॉसिबल है जब मामला म्यूचुअलिज्म का होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है। अच्छा ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है, जरा जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये नेगेटिव 0 है? एवेंसलिज्म। अच्छा ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है, जल्दी से बताइए, क्या ये नेगेटिव नेगेटिव कंपटीशन है? एक और ग्राफ आ रहा है,
यहां लिखा है लीव अलोन, यहां लिखा है लीव टुगेदर। बताओ भाई बताओ। कंपटीशन, बोर्ड पे देखो सब बच्चे, ये लिखा है लीव अलोन, ये लिखा है लीव टुगेदर। पहले एक बात बताओ, अकेले रहने पर इंटरेक्शन होता है कि साथ आने पर? तो साथ आने पर क्या हो रहा है वही इंटरेक्शन का टाइप बताएंगे हम। ठीक, तो हमने देखा कि अकेले रहने पर यहाँ ए भी ज्यादा और बी भी, लेकिन साथ आने पर दोनों को नुकसान। मैं समझे के बाद, और जब साथ आने पर क्या हो रहा है वही तो इंटरेक्शन है, तो हमने कह दिया कि साथ आने पर तो दोनों को नुकसान। ये तो मामला कंपटीशन का है। ठीक बात। अरे इसी ग्राफ को, इसी ग्राफ को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ओवरलैप हो सकता है। आहा, नहीं चलेगा। आप तसल्ली रखें बेटा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ग्राफ एक और बन जाएगा, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ बेटा। कोई बड़ी बात नहीं, ये लो। तो यहाँ पर ए बी, ए बी। अब आपको ये उल्टा करना है, ये तो लिखना है लीव टुगेदर, और ये लिखना है बेटा लीव अलोन। क्या साथ आने से दोनों को फायदा हो रहा है? तो मामला तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही लग रहा है। ये म्यूचुअलिज्म है कि प्रोटो कॉपरेशन? बच्चे प्रोटो कॉपरेशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच में तो ये म्यूचुअलिज्म है। बच्चे प्रोटो कॉपरेशन पे इसलिए गए, अरे भाई दूर दूर तक, बच्चे प्रोटो कॉपरेशन पे इसलिए गए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अलग होने के बाद दोनों जिंदा हैं। लेकिन जरा सोच के तो देखो बेटा, अरे आपको क्या पता रहे कि अलग हुए कितना टाइम हुआ? क्या अलग होते ही मर जाते हैं क्या? अभी तो अलग हुए हैं, मरना बाकी है। और आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए कम हो रहा है तो साथ में बी भी तो कम हो रहा है भाई, बराबर बराबर से कम होते जा रहे हैं। तो ये मामला किसका है? और समय थोड़ा और आगे बढ़ाओ, ये तो दोनों ही मर जाएंगे। तो ये तो मामला म्यूचुअलिज्म का है। अगर म्यूचुअलिज्म ऑप्शन में ना मिले तो प्रोटो कॉपरेशन, और म्यूचुअलिज्म प्रोटो कॉपरेशन दोनों हो तो म्यूचुअलिज्म। जी बात है, इसलिए नहीं है क्योंकि ए और बी दोनों साथ में कम हो रहे हैं। प्रोटो कॉपरेशन में किसी एक को ऑप्शन मिल जाता है। प्रोटो कॉपरेशन फैकल्टेटिव है, एक साथ एज इट इज कम थोड़ी हो सकते हैं प्रोटो कॉपरेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब तो पलट दे बता, जल्दी बेटा जल्दी।
आज थोड़े ढीले लग रहे हो आप लोग। गलत बात है। आज तो जगह बदल ले बेटा, तू वहां से उधर बैठ गए। अब उसका तो क्या कर सकते हैं। मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब थोड़े एक्टिव होके बैठो क्लास में। प्रीडेटर इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी भी बना के रखते हैं। इधर बेटा बोर्ड पे कैसे। आओ चलो फिर ग्रासलैंड में चलते हैं, समझ लेते हैं। ये रहा ग्रासलैंड, और यहाँ ग्रास को खाने के लिए आप सब बच्चे जानते हैं कि रैबिट भी है और काऊ भी है, और इन दोनों को खाने के लिए, ठीक, आराम से सुनते चलिएगा। जब ये होता है तो कभी रैबिट खाता है तो कभी काऊ खाता है, कभी रैबिट कभी काऊ, और दोनों को कम करके रखेगा। ग्रास बची रहेगी तो दोनों के बीच का रिसोर्स कम या ज्यादा, ज्यादा बचा है ना ग्रास रिसोर्स खाना, तो दोनों के बीच का कंपटीशन कम। अरे जब रिसोर्स ज्यादा तो कंपटीशन कम, दोनों आराम से रह पाएंगे। ले जाओ रेस से कर, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस भी पता लगेगा। अब जब हमने इसको हटाया तो क्या रैबिट और काऊ दोनों के नंबर बढ़ जाएंगे, और जब दोनों के नंबर बढ़ जाएंगे तो दोनों ग्रास ज्यादा खा जाएंगे। ग्रास अगर ज्यादा खा गई तो दोनों के बीच का रिसोर्स कम, तो दोनों के बीच का कंपटीशन, और जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो सुपीरियर इंफीरियर की बातें होती है। रैबिट और काऊ में काऊ सुपीरियर है। अरे अब वो रैबिट को पास आने नहीं देती, मार मार के भगा रही है कि भाग जा रहे, रैबिट खाना नहीं है। बेचारा रैबिट क्या करे, आप चुप रहेंगे। बेचारा रैबिट, उसके पास तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। या तो छोड़ दे, या फिर बदल ले, और कुछ ना कर पाए तो मर जाए। मरने वाला रास्ता सबसे पहले मत बोला करो बेटा। नहीं बेटा, मरना अच्छा थोड़ी होता है। अच्छा सोचते हैं कि मर मुरा के खत्म करो, आगे बढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं बेटा, जीवन में बहुत संघर्ष है ना, तो या तो छोड़ दे, या फिर या कुछ नहीं कर पाए तो। वैसे एक बात है बेटा, बदलने का रास्ता अभी उपलब्ध, क्योंकि बदलना इतना आसान, बदलने में टाइम लगता है। एवोल्यूशन ऐसे ही हो जाता है क्या, सालों लग जाते हैं। तो बदलने का रास्ता अभी इसके पास उपलब्ध। अब तो दो ही रास्ते, या तो छोड़ो या मरो। चाहे छोड़े चाहे मरे, हमारे लिए तो एक स्पीसीज कम हो गई ना, तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी ना बेटा। तो यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा कि प्रीडेटर इकोसिस्टम का बैलेंस बना के रखते हैं बेटा, बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग प्रे पॉपुलेशन। कंपटीशन को कम करके ये डाइवर्सिटी बना के रखते हैं। बातें नहीं मिलती। अब एक बात आराम से सुनो, रिलैक्स होके।
बेटा इकोसिस्टम में प्रीडेटर का तो एक ही काम है, खाना। क्या प्रीडेटर ने ये सोच के खाया था कि मैं बैलेंस बनाऊंगा? क्या उसने ये सोच के खाया था कि मैं डाइवर्सिटी बनाऊंगा? प्रीडेटर तो एक ही काम करता है, खाने का। उसके खाने से क्या क्या हो गया, पॉइंट हम बना रहे हैं, इस बात पे थोड़ा विचार कीजिएगा। उसके खाने से क्या क्या हुआ, पॉइंट हमने बनाया है। तो बच्चों ध्यान रखो, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि प्रीडेटर इकोसिस्टम का बैलेंस बनाते हैं, तो आपको सीधा सीधा डायरेक्ट याद कर लेना है, बाय कीपिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अरे वो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी बनाते हैं बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग प्रे पॉपुलेशन। अगर आप ये डायरेक्ट उसके साथ याद ना भी करेंगे, क्वेश्चन तो तब भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, और डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आधे मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए बेटा समझ जाओ, अगर आपको कभी कंपटीशन को कम करने की बातें होती है तो डाइवर्सिटी की कहना, और अगर कंट्रोल रखने की बातें होती है तो आप बैलेंस की कहना। वैसे तो जब बैलेंस रहता है तभी कंपटीशन कम होता है और तभी डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। चीजें सब इंटरलिंक है, क्योंकि मैंने कहा ना, प्रीडेटर तो एक ही काम करता है, खाने का। पॉइंट तो हम बना रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को आप उसी अकॉर्डिंग अरेंज करके रखिएगा कि डाइवर्सिटी कम रखता है तो कंपटीशन कम रखता है तो डाइवर्सिटी मेंटेन होती है, और अगर कंट्रोल रखता है तो बैलेंस रहता है। ठीक बात। वैसे तो मैंने सिंपल एग्जांपल से आप बच्चों को समझा दिया, लेकिन आपके एनसीईआरटी तो इंटरनेशनल एग्जांपल देती है। चलो इसी बात के लिए आज सब बच्चों को लिए चलते हैं अमेरिका। आज हम अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट पे आए हैं बेटा। आराम से बच्चे, लहरें तेज है। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो आज हम यहाँ पर एक इंटरटाइडल एरिया को देख रहे हैं। इंटरटाइडल टर्म मैं आपको समझा चुका हूँ, और इस इंटरटाइडल एरिया में एक भयंकर प्रीडेटर रहती है जिसका नाम है स्टारफिश पाइसेस्टर। आज जो भी कहो आप, डिजास्टर कहेंगे बेटा। ये भयंकर खाती है, भयंकर प्रीडेटर है। ऐसे बना दें क्या? इधर देखो, ये रहा ना इंटरटाइडल जोन, यहाँ पर ये रही ये रही पाइसेस्टर प्रेडेटर। ये यहाँ के वर्टिब्रेट को भी खाती है, इनवर्टिब्रेट को भी खाती है। अरे इधर बोर्ड पे, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट दोनों को खाती है। एक काम करो, पहले एक काम करो जल्दी से, एक नेट लगा दो बेटा यहाँ। नेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस तरफ, तो कोई बाहर का प्रीडेटर ना आ जाए, इसलिए। तो ये एरिया यहाँ पर एक एनक्लोज्ड एरिया रखा है हमने, और अब इसको ले जाओ कहीं, हटाओ यहाँ से। जैसे ही आपने इसको एक्सपेरिमेंटल, EXP का मतलब एक्सपेरिमेंटल रिमूव किया, जैसे ही आपने इसको यहाँ से हटाया, क्या वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों के नंबर बढ़ जाएंगे? और जब दोनों के नंबर बढ़ जाएंगे तो दोनों के बीच में रिसोर्स का कंपटीशन। तो फिर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में कौन है सुपीरियर, कौन है इंफीरियर? इनवर्टिब्रेट के पास 3 रास्ते हैं, छोड़ो, बदलो, मरो। बदलने का रास्ता अभी, क्योंकि बदलने में टाइम लगता है, तो या तो छोड़ो या फिर छोड़ने का रास्ता हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने नेट लगा दी ना वहां पर। तो छोड़ने का रास्ता हमने नहीं छोड़ा, एक एक करके इनवर्टिब्रेट का मरना शुरू हो गया बेटा। अरे 1 साल के अंदर अंदर 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज वहां से गायब हो गई। ये इस बात को प्रूव कर गया कि प्रेडेटर है तो डाइवर्सिटी है, और प्रेडेटर नहीं तो डाइवर्सिटी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर एक एनक्लोज्ड एरिया है,
और आपने इस प्रीडेटर को, पाइसेस्टर को, यहां से एक्सपेरिमेंटल रिमूव कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट extinct within a year due to heavy इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन। बच्चों, कंपटीशन तो इंट्रा भी हुआ है, लेकिन एक से ज्यादा स्पीसीज मर रही है, इसलिए मैं इंटर पे वेटेज दे रहा हूं। हैवी इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन। आज हमें प्रीडेटर की एक और आदत पता लगी है, बताते हैं। हाँ, स्टारफिश की एक स्पीसीज का नाम बताइए। हाँ, स्टारफिश तो ग्रुप है ना। आज हमें प्रीडेटर की एक और आदत पता लगी। जरा लाइन को देखो, वो कभी रैबिट खाता है तो कभी काऊ तो कभी डियर, बदल बदल के खाता है। किसी एक स्पीसीज के पीछे नहीं पड़ता। इंटेलिजेंट है। अगर आज लाइन सोच ले कि अगले 1 महीने तक मैं रैबिट ही खाऊंगा, खा जा, रैबिट को उस एरिया से खत्म ही कर देगा। अरे तेरा भी तो प्रे कम हो रहा है। इससे अच्छा है ना कि बदल बदल के खाओ, सब मेंटेन भी तो रहेंगे। अरे तो चालाक है, समझदार है, तभी तो आपके एनसीईआरटी लिख रही है कि प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। सुनते रहिएगा, प्रूडेंट इन नेचर। प्रूडेंट का मीनिंग क्लेवर कह सकते हैं, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, और थोड़ा और अच्छे से लिखे तो समझदार कह सकते हैं। कुछ बच्चे कह दें कि सर इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है, चालाक नहीं है कि ढूंढ ढूंढ के खाएगा, कि आजकल इलाके में रैबिट कम चल रहे, उधर ना जाऊं। अरे बेटा, वो तो सिर्फ शिकार के लिए निकलता है। जो पहले मिलता है उसको खाता है, और पहले रोज रैबिट। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचता कि नहीं। इलाके में जिसके नंबर सबसे ज्यादा, उसके पहले मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। तो अपने आप ही बदल जाते हैं, और जब इस तरह से वो बदल बदल के खा रहा है तो किसी एक को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर, इसीलिए तो समझदार है। तो बेटा यहाँ पर कहो, दे डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट। आप कारण समझा रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे। वो अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है, इसीलिए वो प्रूडेंट है।
लेकिन बेटा एक बात और मैं साथ में कह देता हूं, प्रूडेंट तब तक ही है जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो। मजबूरी नहीं चलेगी, मजबूरी में कुछ भी हो सकता है। जैसे एक लायन 10 दिन से पिंजरे में भूखा है, आपने उसके सामने एक छोटा रैबिट का, छोटा डियर का बच्चा ले जाके छोड़ा और कहा कि ये प्रूडेंट है, एक ही खाएगा। अब कोई प्रूडेंट नहीं है, दोनों निपटेंगे। तो सीधी बात है, प्रूडेंट वही है जिसके पास ऑप्शन ज्यादा है। जिसके पास ऑप्शन ही एक हो वो प्रूडेंट नहीं, तो उसी को खाना पड़ेगा। ठीक बात। जैसे कुछ बच्चों को याद आ जाएगा जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी चिंता मत करो। जब नाइल पर्च विक्टोरिया लेक में आई थी तो उसके पास ऑप्शन ही सिचलिड को खाने का था। तो वो भले ही प्रीडेटर है लेकिन उसने उस खत्म ही कर दिया ना वहां से। तो बच्चों वो प्रूडेंट, आप कहो कि वो तो प्रूडेंट होनी चाहिए, अरे प्रूडेंट तो तब होगी जब ऑप्शन ज्यादा होंगे यार। समझ पा रहे? एक और बात आ गई कि चलो आप कह रहे हो, हमने क्या लिखा, प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट। हमने कब कहा कार्निवोर प्रीडेटर? इसका मतलब जो जो भी प्रीडेटर है सब प्रूडेंट होना चाहिए। क्या रैबिट भी प्रीडेटर है? तो उसको भी तो प्रूडेंट होना चाहिए। और जब उसका प्रूडेंट नेचर देखेंगे तो चलो लायन के पास तो ऑप्शन है बदलने का। क्या रैबिट के पास में घास की स्पीसीज छांट छांट के खाएगा क्या? अरे रैबिट स्पीसीज नहीं, एरिया बदलता है। आज इस एरिया की ग्रास को खा लिया, फिर इधर की ग्रास को खा लिया, फिर इधर की ग्रास को खा लिया। एरिया बदल के वो प्रूडेंट होता है बेटा। क्योंकि अगर वो लगातार किसी एक ही एरिया की ग्रास को खाएगा तो उस एरिया की ग्रास को जड़ से उखाड़ के खा जाएगा, इतना ग्रासलैंड छोटा कर देगा। कुछ बातें पहुंच पा रही है? तो रैबिट का प्रूडेंट होना कैसे दिखता है? एरिया। और लाइन का प्रूडेंट होना, नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ में आए तभी हाँ भरना। प्रीडेटर के प्रूडेंट होने से डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि वो बदल बदल तो सबको मेंटेन रखेगा तो कंपटीशन कम होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस हटा दूं ये बता। चलिए बेटा, फोर्थ सिग्निफिकेंस आ रहा है प्रेडेशन का, और वो है यहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। क्या होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल? शब्दों पे ध्यान देना। जब एक लिविंग दूसरे लिविंग को खाकर खाकर कंट्रोल करता है उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। जब एक लिविंग दूसरे लिविंग को खाकर कंट्रोल करता है तो उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि लायन रैबिट को खा रहा था, ये भी एक प्रकार का बायोलॉजिकल कंट्रोल है। लेकिन ये वाला कंट्रोल और ये वाला कंट्रोल अलग अलग है। क्योंकि बेटा जब ग्रासलैंड में लायन रैबिट को खा रहा था वो तो नेचुरल चल रहा है, ये तो ह्यूमन जानबूझ के यूज कर रहा है। अरे आज ह्यूमन प्रीडेटर की आदत, उसकी नेचर समझ गया कि ये खा के कंट्रोल कर देता है। तो जहां ह्यूमन को कुछ लिविंग नुकसान पहुंचा रहे थे, जानबूझ के उनके प्रीडेटर लाके छोड़ दिए। और इस तरह से जानबूझकर प्रेडेटर की हेल्प से कंट्रोल करवाना बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। बात सबको क्लियर है? तो वो वाला कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल क्या एक ही है? वो नेचर में हो रहा है और ये जानबूझ के यूज किया जा रहा है। तो बेटा इसको आप बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा? प्रीडेशन।
ये प्रेडेशन पे ही काम कर रही है। जैसे एक बार एक फार्मर ने कहा कि हमारे खेत में बहुत सारे इंसेक्ट हो रहे हैं, तो किसी ने कहा कि भाई मार्केट जाओ और वहां पर पेस्टिसाइड नाम के केमिकल मिलते हैं, वो लाके स्प्रे कर दो। वो इंसेक्ट जो कि क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं, PEST। तो उस पे आप पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो मर जाएंगे और क्रॉप अच्छी होगी। लेकिन साथ में कोई आप जैसे समझदार भी है, कहा कि ना ना ऐसा नहीं करना। अगर आज आपने ये केमिकल स्प्रे कर दिया तो ये केमिकल क्रॉप में भी चला जाएगा, और जब आगे कोई इस क्रॉप को यूज करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर भी जाएगा। और आप तो जानते हैं कि पेस्टिसाइड नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से सुनना बेटा। पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल है जब किसी लिविंग के अंदर जाते हैं तो बेचारा लिविंग ना तो उनको पचा पाता, ना उन्हें एक्सक्रीट कर पाता, वो फैट सॉल्युबल, ना डाइजेस्ट ना एक्सक्रीट, फैट सॉल्युबल है, लिविंग की बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। और लगातार एक्सटर्नल केमिकल का किसी लिविंग की बॉडी में बढ़ जाना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। वैसे तो हमारी बॉडी गजब का सिस्टम है, जो चीजें नहीं पचती उन्हें बाहर फेंक देती है, लेकिन क्या करे, ये पच नहीं रहा, एक्सक्रीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि फैट सॉल्युबल है। ये बात पहुंच गई। और जब बायोमैग्निफिकेशन ज्यादा होता है, एक लेवल क्रॉस होती है, उसके एडवर्स इम्पैक्ट आते हैं। आज हमारे इंडिया का पंजाब, जहां पेस्टिसाइड का भयंकर यूज किया गया है, पंजाब से राजस्थान की तरफ एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, जहां पर भयंकर इसी तरह के पेशेंट्स बैठ के आ रहे हैं। तो बेटा समझ जाइए, इसके बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन को भी झेलने पड़ सकते हैं। अगर आज ही हमने इनका यूज बंद कर दिया तो आने वाले 15, 20, 30 सालों तक भी ये बने रहेंगे, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो क्यों ना हम ऐसे प्रेडेटर को लाके खेतों में छोड़ें जो कि पेस्ट को खा जाए और क्रॉप को नुकसान भी ना पहुंचाए। मैं मानता हूं कि इससे कंट्रोल हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए तो फायदा हो जाएगा। बात पहुंच पा रही है? तो बेटा यहाँ पर इस तरह से अगर किसी प्रीडेटर की हेल्प से आप पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा। एनसीईआरटी अपने शब्दों में यहाँ पर लिख रही है कि पेस्ट कंट्रोल प्रीडेटर की एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगा। प्रीडेटर जितना एफिशिएंट होगा, कंट्रोल उतना जल्दी हो जाएगा, तो वो उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। चलिए इसी तरह के कुछ एग्जांपल यहाँ और मैं आपको दूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तालाब में बहुत सारे मॉस्किटो हो रहे हैं, क्या मैं DDT छिड़क दूं? वो केमिकल कंट्रोल होगा। अगर गेम्बुशिया को छोड़ा जाए तो बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा। ठीक बात है। तो इसी तरह से आप यही एग्जांपल यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं बेटा। फर्स्ट, ये कंट्रोल कर देती है मॉस्किटो को बाय ईटिंग मॉस्किटो लार्वा। फार्मर्स अपने खेतों में बाज, हॉक पालते हैं बेटा। ये कंट्रोल कर देता है बर्ड को। कुछ तो डर के ही नहीं आती, जो आती है उसे ये निपटा लेता है। हमारे इंडिया में नहीं, बाहर के फार्मर्स इस तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, क्योंकि अपने इंडिया में तो खेतों में वो बना देते हैं ना ऐसे। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। तो प्रेडेशन के 4 सिग्निफिकेंस हो चुके हैं। एनर्जी फ्लो, मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल कंट्रोल। में इनके एग्जांपल सब बच्चों को याद होना चाहिए।
सभी बच्चे एनसीईआरटी पत्ता नंबर 233 पे पहुंच रहे हैं अभी। पत्ता नंबर 233 मतलब कि 233 और यहां पर एनसीईआरटी। नहीं छोड़ू, नहीं बता। तो एनसीईआरटी के पेज 233 पर आपको प्रिडेशन का सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन देखनी है। प्रिडेशन का सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन, प्रिडेशन का सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन। एक लाइन की शुरुआत हो रही है बट फोर प्रीडेटर। तो यहां पर आपको इस बट फोर का मीनिंग विदाउट लेना है। बट फोर प्रीडेटर prey species would achieve very high population density। तो यहां पर बेटा याद रखो इसका मीनिंग विदाउट, प्रीडेटर के बिना, प्रीडेटर के बिना ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट फोर। तो चलिए बातें हो ही रही है तो आओ, अब तक तो कहा कि प्रेडेटर आओ खाओ, लेकिन अब प्रे कह रहा है कि मुझे बचाओ। डिफेंस, डिफेंस मैकेनिज्म पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। और डिफेंस के लिए यहाँ एनिमल और प्लांट दोनों की बातें करेंगे। सबसे पहले एनिमल अपने आप को बचाने के लिए कैमोफ्लेज का सहारा लेते हैं बेटा। कैमोफ्लेज एक प्रकार का क्रिप्टिकली कलर हो जाना, ऐसा कलर बना लो जो दूसरे को पहचान में ना आए, सराउंडिंग का कलर ले लिया जाए। फ्रॉग और इंसेक्ट ऐसा करके अपने आप को बचा लेते हैं। एक बात सब बच्चे यहीं पर सुन लो, कैमोफ्लेज सिर्फ बचने के लिए नहीं, खाने के लिए भी होता है। कुछ प्रीडेटर कैमोफ्लेज करके छुप जाते हैं, कुछ प्रीडेटर कैमोफ्लेज करके छुप जाते हैं, बेचारा प्रे उन्हें नहीं पहचान पाता, अरे वो उनके पास आ जाता है तो तुरंत लपक लेते हैं। तो इस तरह से वो खाने के लिए भी हो रहा है, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ वो बचने वाला है, क्योंकि हम तो डिफेंस में लिख रहे हैं। सब बच्चों ने मोनार्च बटरफ्लाई का नाम सुना हुआ है। बहुत गंदे स्वाद की होती है बेटा। कोई बालक या बालिका ना कहे कि सर आपको कैसे पता। इसके प्रीडेटर ने मुझे बताया बेटा। हाँ फोन आया था, बहुत बढ़िया। इसका प्रीडेटर बर्ड है बेटा, बर्ड। एक बार खाती है तो दोबारा नहीं आती, एक बार खाएगी दोबारा नहीं आएगी, और अपने बच्चों को भी समझा देती है उधर मत जाना, गंदे स्वाद वाले हैं। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंट फीडिंग से बच जाते हैं, और बेटा यहाँ बीमार भी हो सकती है। पता है इसका स्वाद गंदा कैसे हुआ? हाँ इसके बचपन में ऐसा कुछ खा गई ना ये। कैटरपिलर स्टेज इसका बचपन ही तो है ना। ये यहाँ पर ईट सीड ऑफ पॉइजनस वीड। तो पॉइजनस वीड के सीड खा जाती है। कोई भी बालिका ये ना कहे कि यहाँ पर ये जहर खा गई मरी नहीं, क्या बेटा वो उसके लिए अडेप्टेड है। और वो केमिकली पॉइजनस वीड कैलोट्रोपिस है बेटा, कैलोट्रोपिस के सीड खा जाती है ये। तो इसके अंदर वो पॉइजन जाकर इसका स्वाद गंदा कर देता है, और इस तरह से ये बची रहती है फ्रीक्वेंट फीडिंग से। बचने का एक तरीका है। वायसरॉय बटरफ्लाई, वायसरॉय बटरफ्लाई गंदे स्वाद की नहीं है, फिर भी बची रहती है, क्योंकि मोनार्च की मिमिक्री करती है। तो ये तो एनिमल्स के लिए दो ही याद रखना है। आ जाओ प्लांट्स पे चलते हैं।
प्लांट्स भी अपने आप को बचाने की कोशिश तो करते हैं बेचारे। वैसे एक बात है बेटा, बेचारे प्लांट एनिमल से ज्यादा प्रेडेशन झेलते हैं, क्योंकि एनिमल भाग सकता है, छुप सकता है, प्लांट कहाँ जाएगा, जो भी आता है बस खा ही जाता है। तो इस तरह से प्लांट ज्यादा प्रेडेशन झेलते हैं। एक कारण ये भी है कि प्लांट की डाइवर्सिटी एनिमल से कम कम होती है। गजब, मैं समझ गया बेटा। अगर आज कोई आपसे पूछे कि टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज कितनी है, अच्छा, अगर मैं मोर देन 1.5 मिलियन कह दूं तो चलेगा क्या? आपने 1.7 से 1.8 कहा, वो ज्यादा सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि मोर देन है। यहाँ पर इसमें से अगर आज एनिमल और प्लांट की चर्चा की जाए तो एनिमल और प्लांट में यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि मोर देन 70% एनिमल और 22% प्लांट डिस्कवर्ड है। प्लांट की डाइवर्सिटी एनिमल से, लेकिन प्लांट के ऑर्गेनिज्म के नंबर एनिमल से ज्यादा। ये बात पहुंची कि नहीं? डाइवर्सिटी कम है, लेकिन हर एक स्पीसीज में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। होना भी चाहिए, क्यों अगर कम होते तो अब तक तो इकोसिस्टम ही निपट जाते। जितने टोटल एनिमल हैं उसका 70%, हर 10 में से 7, ये भी लिखना जरूरी होता है क्योंकि 70-70 ये दिखता है ना। और यहाँ जितने टोटल इंसेक्ट है उसका 25% फाइटोफैगस है बेटा, प्लांट पे ही फीड कर रहा है। किस लेवल का प्रेडेशन झेल रहा है बेचारा प्लांट, संभालो अपने आप को। लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए प्रयास तो करता ही है। जैसे आप यहाँ पर अकेशिया बबूल, ओपुन्शिया को अगर देखते हो तो कांटे होते हैं, कांटे। ये कांटे इनको बचाने आए हैं। जब आप मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो कहते हो कि कांटे ट्रांसपिरेशन कम करने आए हैं। आज मैं कह रहा हूं कि कांटे बचाने आए हैं, क्योंकि इकोलॉजी में तो यही कहूंगा। आप दोनों पढ़ते हो तो साथ में कहो बेटा, कांटे बचाने के साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी कम करते हैं। दूसरा, कैलोट्रोपिस, इसके सीड में अभी बात हो रही थी ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है बेटा। और साथ के साथ आप ये देखो ना, इसको जब तोड़ते हो तो एक मिल्की जूस निकलता है उसके अंदर। कैलोट्रोपिस क्या होता है जानते हैं क्या? मदार, आग या आंकड़ा, जो भी कहो, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो भी इसको खाता है उसके कहाँ अटैक करते हैं? हार्ट पे अटैक करते हैं। भारी बीमार हो जाता है, मर भी सकता है। यही वजह है कि आजकल एनिमल इसको सूंघ के निकल जाते हैं। वही खाता है जो इससे एडिक्टेड है, हर कोई नहीं खाता। और जब हर कोई नहीं खाएगा तो फिर बचा रहेगा ना। इसके अलावा आपने सत्यानाशी का नाम सुना क्या? नहीं सुना? आर्जिमोन मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना का कॉमन नेम है सत्यानाशी, क्योंकि उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। इसमें तो कार्डियक है, उसमें न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। जो भी एनिमल उसे खाता है उसका सत्या, समझ रहे हैं आप? इसलिए एनिमल्स जनरली उसे नहीं खाते, लेकिन जो खा ले बाय द वे मिस्टेक से, तो फिर वो मर ही जाता है। न्यूरोटॉक्सिन है। इसी प्रकार से आपने और भी कई सारे नाम सुने हैं बेटा, जैसे ओपियम है, कैफीन है, निकोटीन है, क्यूनीन है, स्ट्राइकनीन है,
आप सब बच्चे कहेंगे कि सर ये तो बहुत काम की चीजें हैं। मेडिसिनल यूज है बेटा, काम की चीजें तो है ही, मेडिसिनल यूज है इनका, क्योंकि ओपियम से मॉर्फिन मिलता है, हाईली पेन किलर है। कैफीन, निकोटीन मसल रिलैक्सेंट्स माने जाते हैं। क्यूनिन मलेरिया में काम आता है, और स्ट्राइकनिन मेंटल हेल्थ में काम आता है। पागलपंती की दवाइयां बनती है। लेकिन ह्यूमन को तो पता है ना कि आज कितना लेना है। अरे ह्यूमन तो आज की डोज जानता है ना बेटा, क्या एनिमल जानता है? वो तो बस खा जाता है, और बस खाएगा तो चकराएगा, और चकराएगा तो वापस बच जाएंगे ना। जो बच्चे डिजीज वाला चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं, वो अक्सर एक क्वेश्चन यहाँ जरूर पूछते हैं कि सर ये सारे तो वो हैं जो एडिक्शन करते हैं, तो क्या एनिमल्स एडिक्ट नहीं होते क्या? बेटा एक बार खाने से एडिक्शन, वो तो बार बार खाने से होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आज काऊ भागी भागी फिर रही है कि अफीम का खेत किधर है, ऐसे नहीं बेटा। तो यहाँ पर ये सारा प्रेडेशन हम चल रहे हैं क्या? किसने कहा? मैंने कहा ही नहीं अभी, चुपचाप बैठे हो जगह पे ना। हाँ, कर लो ये सर सर, ताकि आपको भी लगेगा कि हमने तो मना किया था। हाँ, कौन? हम लोग प्लांट भी कर... हाँ हाँ, बिल्कुल होता है बेटा, हो ही रहा है। टॉप कार्निवोर में सबसे ज्यादा है, और हम टॉप में ही आते हैं। अब टेंशन मत लो, पॉल्यूशन में दोबारा पढ़ाएंगे इसे। थोड़ा आज टाइम एक्सटेंड करके 10 मिनट बढ़ाया जा रहा है। जब आज समय है ही और मौका भी है, तो तो हो ही जाए। एक छोटा सा इंटरेक्शन एमेंसलिज्म आज पढ़ के चलेंगे, और कंपटीशन फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। तो जब चर्चा हो ही रही है तो हो जाए। टिके रहो टिके रहो, 10 मिनट में चल रहे हैं अभी। थोड़ी देर रोक लो बेटा, अपने आप को बाहर जाने से ध्यान दो। एक बात, तो पढ़े फिर कौन सा कलर लिया जाए? चलो चलो पढ़ते हैं। बस बस बस, हाँ, मुझे आप लोगों की पसंद पता लग गई। इधर वाले सबकी पसंद गुलाबी दिख रही है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो यहाँ एमेंसलिज्म बेटा, नेगेटिव जीरो टाइप का इंटरेक्शन है। बस अब बात और चीत बंद। वैसे तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि ये वो रिलेशन है जो केमिकल वाला है, जिसमें एक स्पीसीज जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही, वो अपने बॉडी के केमिकल को बाहर कर रही है, जो उसके रेंज में आता है मारा जाता है बेटा। केमिकल सिक्रीट करने वाला हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया हो, माइक्रोब हो। केमिकल सिक्रीट करने वाला हो सकता है कि कोई प्लांट हो। केमिकल सिक्रीट करने वाला हो सकता है कि कोई एनिमल हो। गजब का हाइब्रिड है। यहाँ
ऐसा कोई हाइब्रिड होता नहीं है। मैं तो बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एक ऑर्गेनिज्म है ये, या तो प्लांट, माइक्रोब, बेटा बीच में माइक्रोब है, या तो एनिमल। अब समझ रहे मेरी बात? तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से कोई एक है यहाँ पर, और ये केमिकल सिक्रीट कर रहा है, और इस केमिकल की रेंज में दूसरा कोई भी प्लांट, एनिमल या माइक्रोब आता है वो मर जाता है, नुकसान। और यहाँ इसे कोई फायदा नुकसान नहीं, जीरो। रिलेशन वही है ना बेटा, एमएक्स। नुकसान किसको हुआ है? आप आराम से आराम से, नुकसान किसको हुआ है इस बेसिस पर एमेंसलिज्म दो प्रकार की होगी। नुकसान किसने किया ये मत देखना, नुकसान किसको हुआ ये देखना। अगर नुकसान प्लांट को होता है तो इसे एलिलोपैथी कहते हैं, और नुकसान अगर एनिमल माइक्रोब को हुआ है तो इसे एंटीबायोसिस कहते हैं। अरे अरे, बात समझ में आ रही बेटा? तो ये एलिलोपैथी और एंटीबायोसिस दो तरह से डिवाइड किया जा रहा है, इस बेसिस पर कि नुकसान किसको हुआ, किसने किया, हाँ किसको हुआ, हाँ हाँ। एलिलोपैथी और एंटीबायोसिस का एक एक एग्जाम्पल लिख लो ताकि यहां पर ये बातें आपको क्लियर रहे। एलिलोपैथी में एग्जाम्पल पार्थेनियम ग्रास, पार्थेनियम ग्रास जिसे आप कैरेट ग्रास भी कहते हो ना, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं बेटा। इसके पीछे दो तीन बातें बोल सकते हैं आप कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी इसलिए कांग्रेस ग्रास है, या फिर कह दीजिए कि उस टाइम पर जैसे इंडिया में कांग्रेस फैली ये भी फैली, या फिर कह दीजिए ग्रुप में उगती है और ग्रुप में उगती है इसलिए कांग्रेस ग्रास है। एक काम करो, सिक्रीट करो ट्रांसजेनिक एसिड, हाँ जल्दी सिक्रीट करो, बच्चों के पास टाइम कम है। और केशिया टोरा और विनका रीजिया, तुम दोनों एक काम करो, मर जाओ। दोनों प्लांट के नाम है बेटा, एलिलोपैथी। एंटीबायोसिस में जल्दी से एग्जांपल लिख लेंगे आप, फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, जल्दी पेनिसिलिन सिक्रीट करो। रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, तुम एक काम करो, अच्छा ये ये यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी माइक्रोसिस्टिस, एक्चुअली ये मॉड्यूल में क्वेश्चन है माइक्रोसिस्टिस वाला, और ये सिक्रीट करती है हाइड्रोक्सिल एमीन, और एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएगा। बस, तो यही एग्जाम्पल यहाँ ध्यान रखने हैं। एमेंसलिज्म भी कंप्लीट है। एक्चुअली एमेंसलिज्म का सिर्फ नाम लिखा है टेबल में एनसीईआरटी में, डिटेल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ पर पेनिसिलियम नोटिटम वाला मतलब एंटीबायोटिक वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए एक दो एग्जाम्पल पढ़ लेना बेटा। तो ये एमेंसलिज्म भी कंप्लीट, और अब चर्चा होगी कंपटीशन की।
आखिर कंपटीशन कैसे होता है, क्यों और कब, जानने के लिए कीप वॉचिंग, बने रहेंगे आप सब। टू बी कंटिन्यूड। जाओ बेटा जाओ, चले जाओ। आज तो घर ही जा रहे हो अभी आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू।